हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? एक बार चेक कर लो। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आदर्श, भूमिका, जस्ट चेक करो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? अरे एक बार कंफर्म कर दो सो दैट आई कैन मूव ऑन। ओके, चलो। ओके ग्रेट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। इस डेमो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। नाउ अभी आज का जो लेक्चर होगा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ CMA विपुल शाह। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हो, काफ़ी सारे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे को जानते रहेंगे। तो आप में से कितने लोगों ने मेरे से पढ़ा है? काफ़ी लोगों ने पढ़ा रहेगा। यस, चलो। तो अभी आज मैं आपको पहले सब्जेक्ट का पूरा आइडिया दूंगा। डायरेक्टली आज अब हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। टुडे आई विल गिव यू सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली एटीएलपी सब्जेक्ट है क्या, एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव इसमें क्या नई चीज़ है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में अपना पेपर MCQ बेस्ड था, अभी ये MCQ बेस्ड नहीं है। दिस इज प्रॉपर थेरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो पूरा नॉर्मल पैटर्न का पेपर हुआ है। तो उसमें क्या अलग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, कितना सिलेबस सेम है, क्योंकि GST तो काफ़ी सारा सिलेबस सेम है, कस्टम आपने पढ़ा है, DT आपने पढ़ा है, तो ये सेम ही है क्या? इन सभी विषय पे आज अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो चलो भूमिका, थैंक यू सो मच। नाउ ओके, नाउ तो अपना एग्जाम होगा अभी जून 22 में या दिसंबर 22 में होगा। इट्स अ ग्रुप 1 में, ये पेपर 2 है एंड इसका नाम है ATLP एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। एग्जीक्यूटिव में था टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे है एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। नाउ अभी पहले 10 मिनट में जो मैं बताने वाला उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आपको क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ पढ़ने के लिए वो बताऊंगा, प्लस मैं कैसे पढ़ाता हूँ एंड आपको क्या करना है, स्टडी प्लान। ये पहले चारों चीज़ों पे अपन 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद
अदर्स लाइव क्लासेस मैं तो कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज इन जून यू कैन गिव ओनली 2 ग्रुप्स, क्योंकि 3 ग्रुप का पढ़ाई होना इम्पॉसिबल है। टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लगभग 200 घंटे का सब्जेक्ट है, तो ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट काफ़ी बड़े हैं। सो रादर देन क्रिएटिंग मेस, क्योंकि 3 ग्रुप पढ़ना एक साथ पॉसिबल नहीं है, हमने 3 ग्रुप स्टार्ट भी किया, तो बाय द एंड ऑफ जून यू विल गिव ओनली 2 ग्रुप। दिस इज आवर एक्सपीरियंस। तो आई थॉट कि रादर देन क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ मेस, लेट अस फोकस ओनली ऑन 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 के भी क्लासेस स्टार्ट होंगे, बट बाद में होंगे, 1-2 महीने के बाद हम लाइव बैचेस स्टार्ट करने वाले, इवन फॉर ग्रुप 1, करेक्ट ना। बट फॉर जून वी आर फोकसिंग ओनली ऑन 2 ग्रुप्स, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। बट अगर आपको ग्रुप 1 ही देना है तो मेरे लाइव रिकॉर्ड जो जस्ट बैच खत्म हुआ है, लेटेस्ट बैच है, उसके आपको वीडियोस मिल सकते हैं, उसके आपको वीडियोस मिल सकते हैं। सो डोंट वरी, इवन तो मेरा लाइव बैच नहीं है, पर अभी मैंने एक लाइव बैच जस्ट कंप्लीट किया है रिसेंटली, उसके लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है एंड जो जून 22 के लिए अपडेटेड है, करेक्ट ना। तो वो अपडेटेड वीडियोस आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिल जाएंगे, वो लाइव रिकॉर्डिंग ही होगा। सी लाइव रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होने के बाद प्री रिकॉर्डेड हो जाता है, वो सेम ही है। सो रिकॉर्डिंग एंड लाइव रिकॉर्डिंग में फ़र्क नहीं है, ओके। यस आदर्श, सो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नाउ अभी ये सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे इनकम टैक्स खाली 30 मार्क्स के लिए एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज फॉर 70 मार्क्स। यस, तो अपना मैक्सिमम फोकस इनडायरेक्ट टैक्स पे रहेगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी है, कस्टम भी है एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है। सो 3 पार्ट में है, जीएसटी, कस्टम एंड एफटीपी एंड डायरेक्ट टैक्स भी है ना। अभी इसमें किस प्रकार के स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार का नॉलेज रिक्वायर्ड है। अब ध्यान दो, अभी देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है एमसीक्यू और प्रोफेशनल में। ना ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल में जो डायरेक्ट टैक्स है, करेक्ट ना, डायरेक्ट टैक्स के थ्योरी क्वेश्चंस कम आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो 30 मार्क का सिलेबस है, ठीक है। और उसमें आपने एग्जीक्यूटिव में जो पढ़ा है उसमें कुछ टॉपिक कॉमन है, बट मेजोरिटी पूरे नए चैप्टर से, 1-2 चैप्टर ही थोड़े बहुत कॉमन है। लेकिन जीएसटी में आपने जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है वो सिलेबस एज इट इज़ है, बट उसका लेवल थोड़ा हाई लेवल पे है। तो जीएसटी यू विल फाइंड कॉमन चैप्टर। कस्टम एग्जीक्यूटिव में एकदम बेसिक लेवल पे था, यहाँ पे बहुत इन डेप्थ अपने को पढ़ना है। तो इफ़ यू आस्क मी, डीटी पूरा आपको नया है, कस्टम पूरा नया है, जीएसटी 50% आपको नया है, बाकी जीएसटी जो आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा था वही है, बस यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इज ऑन हायर साइड। व्हेन इट कम्स टू पेपर पैटर्न, जीएसटी में इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रादर देन कैलकुलेशन, एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केस स्टडी टाइप। तो जीएसटी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए, डीटी में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। इवन कस्टम में न्यूमेरिकल्स आते हैं इंडायरेक्ट टैक्स में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोफेशनल में यू नीड टू फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट, वो तो अपन एग्जीक्यूटिव में भी करते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा एंड बताया जाएगा कि एज अ कंसल्टेंट एडवाइस व्हाट इज टू बी डन, तो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, करेक्ट ना। सो पेपर इज मोर ऑफ एनालिटिकल, इन सिंपल वर्ड्स बहुत एनालिटिकल पेपर रहता है, तो योर कॉन्सेप्ट नीड टू बी वेरी 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 क्लियर। तो मेरा फोकस पूरा कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा, इसलिए मैं काफ़ी सारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूज़ करने वाला हूँ। लगभग वी आर गोइंग टू मेक 125 चार्ट्स। यस, कितने 125 चार्ट्स अपन क्लास में बनाने वाले हैं। ये मैं आपको रेडीमेड भी दे सकता हूँ, लेकिन रेडीमेड में आपका लिख के नहीं होगा, मैं आपको क्लास में पूरे बनवा के दूंगा चार्ट्स, ताकि वो आपको मेमोराइज करने के लिए आसान होगा, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा है आपके पूरे 9 सब्जेक्ट में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिलेबस जो ज़्यादा है वो मेरे सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा है। लगभग
अपने को 45 के आसपास या 45 प्लस चैप्टर कवर करना है। ओके ना, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नो क्वेश्चन मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। आपके कोई भी डाउट्स है बिफोर आई मूव ऑन। विशाल, मैं आपको जो लेक्चर देने वाला हूँ ना वो जून 22 के लिए अपडेटेड होंगे, वो अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूँ। आपको दिसंबर 21 के लेक्चर्स नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए तो मैं सबको चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको हार्ड कॉपी बाद में ही मिलेगा, क्योंकि मैं आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। जो मेरा एग्जिस्टिंग लाइव बैच खत्म हुआ ना, उसका ही रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। यस, और जो पूरा जून 22 के लिए अपडेटेड है। यस, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पूरा अपडेटेड रहेगा जून 22 तक। मैं उस पर आता हूँ, ध्यान दो। ओके नाउ ध्यान दो। अब इसमें रिसोर्सेज क्या मिलेंगे? इसमें आपको 3 स्टडी मटेरियल मिलेंगे। एक डायरेक्ट टेस्ट का बुक कवरिंग 6 चैप्टर्स। जीएसटी में लगभग 25 to 27 चैप्टर्स है। मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया है, सभी चैप्टर को मर्ज करके 15-16 चैप्टर बना दिए हैं। तो मॉड्यूल में उन्होंने मर्ज किया है, दैट्स वाई देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स आर लेस। मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिवाइड किया है। सो जीएसटी में लगभग 27 चैप्टर्स है। कस्टम विथ एफटीपी मिला के 15-16 चैप्टर्स है। मॉड्यूल में कम है, बट अपन सीक्वेंस में आपको ब्रेक करके पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसे आपको 3 स्टडी मटेरियल मिलेंगे। बट जून 22 के लिए जो मिलेगा, अभी आपको हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मैं आपको चैप्टर वाइज दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डेड, करेक्ट ना? तो चैप्टर वाइज मैं आपको एक एक करके दे रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने आप लाइव क्लासेस लो, जो मेरा बैच बाद में स्टार्ट होगा, और एक या प्री रिकॉर्डेड लो जो जस्ट लाइव बैच हुआ है। दोनों केस में टेस्ट पेपर कैसे होंगे, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा। यस, तो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बनेगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज पेपर आएगा, जो आपको लिख के ग्रुप पे शेयर करना है, एंड देन मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, एंड उसके डाउट डिस्कशन गूगल मीट में होगा। यस, सो आई टेक गूगल मीट एंड यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो उस गूगल मीट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और ये मैं खुद करता हूँ, ठीक है? सो आई विल बी डूइंग इट फॉर माई सब्जेक्ट। सो फॉर एवरी चैप्टर देयर विल बी सेपरेट टेस्ट। टेस्ट देने से एडवांटेज क्या होता है, आपको एक प्रिपरेशन हो जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द टेस्ट पेपर। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर आपने हमको 3 स्टडी मटेरियल दिए, सिलेबस काफ़ी चैलेंजिंग है, अभी एग्जाम के एक दिन पहले हम कैसे पढ़ेंगे? तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ अलॉन्ग विद द वीडियोस। मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ रिवीजन नोट्स अलॉन्ग विद द वीडियोस। यस, तो आपको डीटी कस्टम जीएसटी के पीडीएफ दिए जाएंगे, और उसके वीडियोस अपने यस एकेडमी के चैनल पे रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे। लगभग 40 घंटे में, लगभग 40 घंटे में ये सब आपके पास आ जाएगा। तो अभी जो मैं आपको 200 घंटे पढ़ाने वाला हूँ, ये 40 घंटे में समरी फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। यस, सो आपको रिवीजन के पूरे वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ये स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है? ओके, देन एंड उसके वीडियोस यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। ओके, नाउ अभी आ रहा है मेन चीज, ये प्रॉपरली पढ़ लो। तो जो लोग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ वो अपडेटेड ही दे रहा हूँ। दीज आर फुल्ली अमेंडेड फॉर जून 22। जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो जून 22 एंड दिसंबर 22 दोनों के लिए पूरा अपडेटेड है। यस, यू विल बी गेटिंग न्यू रिकॉर्डिंग। यस, ओके, बट लाइव बैच का नहीं हो, लाइव बैच जो मेरा अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट, उसका आपको मिलेगा, बट वो अगले अटेम्प्ट के लिए मैंने लिया था रिकॉर्डिंग पर्पज से, तो आपको वही मिलेंगे। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो है वो जून 22 तक पूरा अपडेटेड है, क्योंकि उसमें हर 3 मंथ्स में अमेंडमेंट्स आते हैं। दिसंबर 22 के लिए आपको जीएसटी कस्टम में जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो विपुल सर आपको अलग से पढ़ाएंगे। सो इज दिस क्लियर रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। यस, तो फटाफट रिप्लाई करो।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप मेरे किसी भी फॉर्मेट में लेक्चर लो, दिस इज द सिचुएशन, आपको पूरे अपडेटेड ही लेक्चर मिलने वाले हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नाउ अभी काफ़ी लोगों ने मेरे से पढ़ा रहेगा, जो लोग मेरे से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने मेरे को देखा है, अभी उनके लिए बताता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ कैसे हूँ, क्योंकि आप डेमो लेक्चर देख रहे हैं मतलब यू वांट टू नो माय टीचिंग स्टाइल, करेक्ट ना? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ आई टीच। सो जो मेरा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मैं जब भी कोई प्रोविज़न पढ़ाता हूँ पहले मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ कि अपन ये प्रोविज़न ये क्यों लाया गया, यस वाई दिस प्रोविज़न वॉज ब्रॉट एंड हाउ इज़ गोइंग टू अफेक्ट, फिर वो जीएसटी हो, कस्टम हो या डायरेक्ट टैक्स हो। तो पहले अपन उस कॉन्सेप्ट का लॉजिक पढ़ेंगे। लॉजिक पढ़ने के बाद अपने जो नोट्स है मैं नोट्स बाद में पढ़ता हूँ, तो फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा ना तो पढ़ना एकदम आसान हो जाता है। मैंने अगर पहले पढ़ लिया ना एंड अगर आपको उसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप बोर हो जाओगे, फिर आप उसमें ध्यान नहीं देते, वी जस्ट कीप ऑन रीडिंग विदाउट पेइंग अटेंशन, तो वो मेरे लेक्चर में नहीं होगा। फर्स्ट आई शो डायग्राम, अभी मैंने कहा था कि विल बी मेकिंग अराउंड 125 डायग्राम्स, यस, और ये मैं इसलिए आपको कलर चार्ट्स रेडीमेड नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लिखो तब भी आपको याद होगा, ठीक है? ओके, तो फिर उसके बाद फिर अपन बुक में से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्वेश्चन आंसर जहाँ पे हैं, एंड उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगा उसमें अपन उसका रिवीजन करेंगे। सो दिस इज़ द पैटर्न आई फॉलो फॉर माई टीचिंग एंड दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल पैटर्न, मतलब ये काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है, जो भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आई थिंक इज़ बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न एंड ऑब्वियसली आपके एफर्ट्स उसमें बहुत है, बट दिस टेक्निक जो मैंने फॉलो किया इट डेफिनेटली इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक वेरी वेरी ईजिली। ना उसके बाद स्कैनर एंड मॉड्यूल सॉल्व करना ज़रूरी है क्या? यस, एब्सोल्युटली नेसेसरी, स्कैनर कंपलसरी सॉल्व करना है, यस, एटलीस्ट लास्ट 3 to 4 पेपर सॉल्व करना है। उससे दो फायदे होते हैं, एक जो मैंने आपको पढ़ा है वो कितना रिलेवेंट है आपको आइडिया आ जाता है कि अपन ने विपुल सर का क्लास तो लगाया है, क्लास में समझ में तो आ गया, बट एग्जाम में तो फ़ायदा होना चाहिए ना, क्योंकि आपका क्लास लेकर का पर्पज़ है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो वो अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, एम आई राइट? खाली मेरा लेक्चर अच्छा लग के कुछ मतलब नहीं है, रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू आर हियर फॉर रिजल्ट, यू आर नॉट हियर फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड करेक्ट ना फील गुड, नहीं, अपन रिजल्ट, आप भी यहाँ पे रिजल्ट के लिए, मैं भी आपको रिजल्ट देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो उसके लिए स्कैनर सॉल्व आपको करना पड़ेगा, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, उसका डाउट डिस्कशन क्लास में होगा, यस, गूगल मीट में देयर विल बी डाउट डिस्कशन, ओके, एंड दिस इज माय नंबर इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेटर ऑन, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो ये मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहाँ पे आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके? तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड सो दैट आई कैन गो अहेड, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फटाफट। है ना, जितने भी लोग लाइव है बिहेव लाइक ए लाइफ एंड फटाफट रिप्लाई करो। यस नाउ अभी मैंने मेरी तरफ से तो बता दिया क्या क्या करना है आपको, अभी आपको क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपने क्लास ज्वाइन किया, किसी ने लाइव बैच लिया, किसी ने प्री रिकॉर्डेड लिया, फिर भी रिजल्ट आने के लिए करेक्ट ना आपको भी बहुत सारे प्लान्स करने पड़ेंगे। ओनली टेकिंग लेक्चर, वॉचिंग डेमो लेक्चर, इट वोंट हेल्प यू। आफ्टर बाइंग लेक्चर दिस इज द इम्पोर्टेंट प्लान विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लान है? सबसे पहला आपके पास आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट रीडिंग कब कंप्लीट होगा, उसके बाद रिवीजन कब कंप्लीट करना है,
देन टेस्ट सीरीज कब देना है, एंड प्लानिंग फॉर ग्रुप. आई थिंक प्लानिंग फॉर ग्रुप इज ऑलरेडी डन कि जून में अपन 2 ग्रुप देने वाले हैं. 3 ग्रुप देना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क. 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना अभी आसान लगता है, आपका पूरा दिन लेक्चर में ही चला जाएगा, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, एंड फिर वो स्टैमिना नहीं रहेगा कि अपन वापस उसको रिवाइज करें, ये करें, नॉट पॉसिबल. तो प्लानिंग फॉर ग्रुप ये अपने को पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जो मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ. बच्चे इनिशियली दे आउट फॉर 3 ग्रुप्स, वो 8 दिन का जोश रहता है, बाद में लेटर ऑन दे शिफ्ट टू 2 ग्रुप्स, एंड जो 2 ग्रुप वाले वो 1 ग्रुप पे शिफ्ट हो जाते हैं. यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग. टाइम सफिशिएंट रहता है बट प्लान करना ज़रूरी है. तो अगर आपके पास 6 मंथ है, 6 to 8 मंथ्स, 2 ग्रुप देना बेटर है. 10 मंथ्स है, मतलब उससे ज़्यादा समय है, सो 3 ग्रुप देना बेटर, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि स्टडी बहुत ज़्यादा है. क्लासेस आप कंप्लीट कर लोगे बट उतना घर पे रिवीजन को भी टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है. ओके, चलो. सो इज दिस क्लियर? अभी मैं आपको एक प्लान बना के देता हूँ कि क्या आइडियल प्लानिंग होना चाहिए, मतलब जो लोग डेमो लेक्चर देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ. ध्यान दीजिए सब लोग. देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जून 22 में आप बोथ ग्रुप देने वाले हो. एंड अपना गोल क्या है कि अपन को 2 ग्रुप देना है. नाउ अभी सबसे पहला आपको क्या करना है, आपका सिलेबस कब तक होना चाहिए पूरा देख के, वीडियो लेक्चर्स. यस, तो आपका जो सिलेबस है, इफ यू आस्क मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, 30 अप्रैल 2022 तक, 30 अप्रैल 2022 तक आपका पूरा लेक्चर्स कंप्लीट होना चाहिए. सभी 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है. मतलब इफ़ यू इग्नोर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, आपके 6 महीने ही बाकी है दोस्तों, और 6 महीने में 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है. मतलब ऑन एन एवरेज 1 महीने में अपने को 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. यस, अक्टूबर तो छोड़ दो, अभी दिवाली की आप छुट्टी लोगे तो अक्टूबर गया समझो, अभी क्लासेस स्टार्ट होने को 2-3 दिन लगेंगे. सो यू गॉट हार्डली 6 मंथ. 6 मंथ में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. समझ रहे हो कि वाई वी आर नॉट फोर्सिंग यू फॉर 3rd ग्रुप. सो यू टेक एनी 2 ग्रुप्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट 3rd ग्रुप इज अ 3 ग्रुप आई डोंट थिंक पॉसिबल है. 6 महीने में 9 सब्जेक्ट यू चेक विथ योर सेल्फ एंड डोंट चेक इमोशनली, बी प्रैक्टिकल. ऐसे डिसीजन प्रैक्टिकली लेने पड़ते हैं. मानसी, मृदुल, नमस्कार. नव, उसके बाद मे मंथ इज फॉर रिवीजन. मतलब अभी अगर आपको 6 सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट यू विल गेट 5 days ओनली फॉर रिवीजन. यस, सो मे महीना आपको रिवीजन करना है. अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो पर सब्जेक्ट कितना सब मिलेगा, 5 days. तो 5 days में आपको एक सब्जेक्ट क्या करना है, रिवाइज करना है, एंड देन जून में यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम. ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछते सर कितने रिवीजन होने चाहिए. जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन से 2 होने चाहिए, बट एटलीस्ट 1 करो. एंड ये जब रिवीजन और यहाँ पे कंप्लीशन में स्कैनर भी सॉल्व करते रहो. तो जैसे अभी आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे ना, जैसे आप 1-1, 2-2 चैप्टर कंप्लीट करोगे, स्कैनर खरीद के उसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करो. टैक्स का स्कैनर अभी मत खरीदना, क्योंकि अभी जून 22 का स्कैनर मार्केट में नहीं आया है. तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी में आएगा. तो जब भी आप स्कैनर लोगे
तो अपडेटेड लेना, फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट 20 का मत लेना, हम सबके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है, तो अपने को लेटेस्ट स्कैनर के लिए रुकना पड़ेगा, वो अभी मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज द एक्शन प्लान फॉर यू, दिस इज द एक्शन प्लान फॉर यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार हाँ बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड नाउ अभी इसके बाद अपन मूव करेंगे टुवर्ड्स सब्जेक्ट। ओके, नाउ मानसी, मर्दुल, रूपाली, नमस्कार। चलो नाउ अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड सब्जेक्ट। अभी अपन पहले जो स्टार्ट करने वाले वो जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं, करेक्ट ना? जीएसटी के बाद कस्टम एंड कस्टम के बाद डीटी। सो दिस इज द सीक्वेंस वी आर गोइंग टू फॉलो। क्योंकि जीएसटी कस्टम को 70 मार्क्स है, करेक्ट ना? तो जीएसटी में अच्छा उसका बाइफिकेशन नहीं है कि कस्टम कितने मार्क्स को आएगा, बट लगभग 40 to 50 के रेंज में जीएसटी आता है। तो अपना मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया जीएसटी है, और अपन ने ऑलरेडी जीएसटी पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, तो वो कनेक्ट करने के लिए आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। भले डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पे है, बट स्टिल इट विल हेल्प यू। इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विथ जीएसटी। तो पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे? जीएसटी। नाउ अभी स्कैनर कौन सा अच्छा रहेगा? अमर, माय सजेशन आप दोनों स्कैनर देख लो। सुचित्रा प्रकाशन का भी स्कैनर है एंड टैक्समन का भी है, दोनों है। तो आपके लिए जो बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, आप दोनों स्कैनर देख लो, आपको जो पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो एग्जाम के रहेंगे, बस किसी स्कैनर में एनालिसिस थोड़ा डीप में दिया जाता है, किसी स्कैनर में कम दिया जाता है। सो इट्स योर कंफर्ट लेवल, क्वेश्चन दोनों में सेम ही रहेंगे, बस एनालिसिस करने का तरीका अलग रहेगा। तो आप एक बार दोनों स्कैनर देख लो, एंड फिर आपको जो पढ़ने के लिए आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है, यू कैन गो फॉर एनी स्कैनर। चलो नाउ गाइज, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? आपको वीडियो बराबर पहुंच रहा है क्या? देयर इज सम स्ट्रीमिंग इशू। आप एक बार चेक करो, स्ट्रीमिंग आपके यहाँ पे बराबर हो रहा है क्या? ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम एट माई एंड, बट जस्ट कंफर्म करो आप कि आपको दिख रहा है क्या बराबर। चलो नाउ अभी अपन आज से स्टार्ट करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बट ये इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है? तो अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी इंडिया में क्यों लाया गया। अभी आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा है, सो नाउ कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि इंडिया में जीएसटी क्यों लाया गया? एनीवन? चलो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, इफ़ यू कैन आंसर आई विल बी हैप्पी, कि इंडिया में जीएसटी क्यों लाया गया। यस अमर, यस चलो एनीवन कि इंडिया में जीएसटी क्यों लाया गया, बता सकते हैं कोई? चलो ध्यान दो। अभी ये था स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी।
ये था स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, कि जीएसटी के पहले एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था एंड वैट सीएसटी था। तो ये जो जीएसटी था ये गुड्स पे लगता था, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था, गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे उस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी एंड वो रेवेन्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन जो गुड्स सेल होते थे, जो गुड्स क्या होते थे, सेल होते थे, करेक्ट ना, उस पे लगता था वैट एंड सीएसटी। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ तो मैं दूंगा एक्साइज ड्यूटी एंड जब मैं सेल करूँगा तो मेरे को वैट भी देना पड़ेगा। मतलब टाटा मोटर्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो टाटा मोटर्स जब मैन्युफैक्चरिंग करके कार बेचते थे, मैन्युफैक्चरिंग कार बेचते थे, तो वो एक्साइज ड्यूटी भी पे करते थे और वैट भी पे करते थे। वो एक्साइज ड्यूटी भी पे करते थे और वैट भी पे करते थे। नाउ यस, जो लोग डीलर थे, डीलर मतलब मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं किया तो मैं वैट पे करता था, वैट और सीएसटी। अच्छा, वैट का लॉन्ग फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। जब भी ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होते थे तो लगता था वैट, एंड जब भी ट्रांजैक्शन दो स्टेट में होते थे तो लगता था सीएसटी। क्या लगता था, सीएसटी। देन मैं जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था तो उसमें लगता था सर्विस टैक्स, एंड जब भी मैं गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था तो उस पर लगता था कस्टम ड्यूटी। तो ये था स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी। आफ्टर जीएसटी कस्टम ड्यूटी एज इट इज़ कंटिन्यू हुआ है, वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी ये जीएसटी में सब्स्यूम हुआ है। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम लिख के रखो या अभी फोटो निकाल लो, बाद में लिखो, बट ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी देखो, अभी ये समरी दिया है कि मैं कौन से ड्यूटीज एंड टैक्सेस देता था। देखो, मैं गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट सीएसटी देता था। एज अ ट्रेडर मैं ओनली वैट देता था, एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैं खाली सर्विस टैक्स देता था। तो इतने सारे टैक्सेस लगते थे बिफोर जीएसटी, इतने सारे टैक्सेस लगते थे बिफोर जीएसटी, कि गुड्स पे था एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, ट्रेडर पे था ओनली वैट, सर्विस प्रोवाइड पे था सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अभी अपने को समझना पड़ेगा कि पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था जिसके वजह से जीएसटी लाया गया। नाउ देयर आर टू रीजंस जो आपको ऑलरेडी पता है। वन इज टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। ये दो रीजन के वजह से, ये दो रीजन की वजह से जीएसटी लाया गया। तो अभी देखते हैं अपन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था पुराने सिस्टम में। नाउ अभी मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का पहले हिस्ट्री बताता हूँ। अच्छा, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट टैक्स पहले आया डायरेक्ट टैक्स? एनीवन, किसी को पता है क्या कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स आया या पहले डायरेक्ट टैक्स आया? बताइए। यस, तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स आया। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स लाया कैसे गया, एक एग्जांपल आपके सामने। ए बी को गुड्स सप्लाई करना चाहता है ना। अभी देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब जहाँ पे राजे महाराजे होते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी उनके ज़माने में क्या होता था, मैं ए हूँ, मेरे को किसी पर्टिकुलर राजा के किंगडम में जाके गुड्स बेचना है, तो उनको पहले मेरे को गिफ्ट्स ऑफर करने पड़ते थे। देन ओनली दे यूज्ड टू अलाउ मी। मतलब ऐसा लीगल नहीं था कोई, बट ये कस्टम बन गया था, ये ट्रेडिशन था कि इफ़ आई वांट टू गो टू सम अदर टेरिटरी, तो वहाँ पे जो राजा है उनको मैं गिफ्ट ऑफर करता था, एंड देन आई हैज टू डू माई बिजनेस एज अ टोकन ऑफ लव, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं लेके आया हूँ 1000 क्वान्टिटी बेचने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो राजा है उनको मैंने 100 क्वान्टिटी गिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास बचा 900 क्वांटिटी। एंड ये जो 1000 क्वांटिटी है उसका कॉस्ट है 2 लाख रुपया। ये जो 1000 क्वांटिटी उसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया है। तो 1000 क्वांटिटी बनाने के लिए 2 लाख का खर्चा है,
बट मेरे पास बचा भी 900 ही, तो ये जो 100 यूनिट का कॉस्ट है ये मैं 900 में एडजस्ट करूंगा। इसका बर्डन मैं क्या करूंगा, बी पे पास ऑन करूंगा। कैसे पास ऑन करूंगा, मैं 2 लाख डिवाइड बाय 900 करूंगा। यस, रादर देन डूइंग इट 2 लाख अपॉन 1000 आई डू इट 2 लाख डिवाइड बाय 900। सो मेरा जो कॉस्ट है कितना आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 900, सो 222 आएगा। कितना आएगा, 222 आएगा। कितना आएगा, 222 आएगा। तो यहाँ से इंडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हो। तो ये जो कस्टम था ये गवर्नमेंट ने उसको लॉ में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यस, ये जो ट्रेडिशन था इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया इंडायरेक्ट टैक्स में। सो व्हाट इज इंडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। जैसे आप हमारे क्लासेस लोगे यस एकेडमी से, हम आपसे जीएसटी लेंगे एंड गवर्नमेंट को भरेंगे, तो ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का है, बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, बट आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, आप हमारे थ्रू गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं इंडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इंडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम आपके ऊपर पास ऑन कर रहे हैं। यू आर द एंड यूजर, यू कैन नॉट पास ऑन टू एनीवन बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ये कंजम्पशन टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है। आप कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम करो, जहाँ जहाँ पे टैक्सेबल है आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। नाउ इफ यू कंपेयर दिस विद डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम के ऊपर है ना, आप उसका बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते। तो आपके पेरेंट जो भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर इनकम दे आर गेटिंग, ऑन दैट दे आर पेइंग डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन माई इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन अपन पास ऑन नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अपन पास ऑन कर सकते। वी कैन पास ऑन द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वी कैन नॉट पास ऑन बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, देखो अगर आपका आता है तो आप आंसर करो। मैंने आपको 2 बेसिक फीचर बता दिए जो आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़े हैं। गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता है और जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ता है, तो कौन सा टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट करना आसान है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? यस, बताओ गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना आसान है, बताइए। यस, गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना काफ़ी आसान है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है। क्योंकि जब आप क्लास का फीस पूछते हो, व्हेन यू स्पेंड एनी अमाउंट, उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो सामने लोग को पता नहीं चलता कि उससे टैक्स कब कलेक्ट किया गया है। बट डायरेक्ट टैक्स है ना, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे जेब से मेरे को समझता है कि मैंने इतना पैसा कमाया और उस पर मैं दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में समझ में नहीं आता है। तो वेन एवर यू आस्क एनी फीस, इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आप देते बट आपको दर्द नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स इसलिए सीधा खींच के मार दिया आपने को, सीधा झापड़ मारना मतलब डायरेक्ट टैक्स, एंड मिस्टर इंडिया के स्टाइल में झापड़ मारना मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। झापड़ तो लगता है बट किसने मारा समझ में नहीं आता है, सो वी कैन नॉट रिएक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज़ वेरी पेनफुल, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में मुश्किल होती है। देन इफ़ यू कंपेयर द स्कोप, इंडायरेक्ट टैक्स का कवरेज ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ ऑन मेजोरिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आई वुड नॉट से ऑल, बट इट इज़ ऑन मेजोरिटी गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डायरेक्ट टैक्स इज ओनली ऑन इनकम, नॉट एवरी इनकम। आपने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में कि कौन से इनकम में डायरेक्ट टैक्स लगता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ अभी अगर आप अच्छा, आपको पता है क्या कितना कलेक्शन होता है पर मंथ? एनी आइडिया? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मंथली कलेक्शन of direct tax and indirect tax? Any idea? Around, okay, around 1 lakh rupees, 1 lakh crore, करेक्ट ना? मतलब इतना जीएसटी का कलेक्शन होता है। बीच में कोविड की वजह से कम हो गया था, 90,000 करोड़ ऐसा होता था। सो मतलब 1 लाख करोड़ इतना कलेक्शन मंथली होता है। सो जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स उसका कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, करेक्ट ना? अभी इसमें धीरे धीरे कोविड के बाद, कोविड में बहुत कम हो गया था, बट कोविड के बाद अभी ये 1 लाख प्लस है। लास्ट मंथ मैंने देखा था 1.25 लाख करोड़ था जीएसटी का कलेक्शन, लास्ट मंथ मैंने टीवी पे न्यूज़ देखा था।
सो दैट शोज कि अभी इकोनॉमी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, जीडीपी क्या हो रहा है, मतलब जीडीपी इमीडिएटली ग्रो नहीं होगा बट दैट विल इंप्रूव स्लोली. ओके चलो. सो गाइस आज अपन इतना ही करने वाले हैं क्योंकि मेरे को जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है आई नीड एटलीस्ट 45 मिनट्स टू एक्सप्लेन एट अ स्ट्रेच. तो टुडे वी हैव गॉट लेस टाइम बट बिफोर आई एंड दिस सेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समराइज करके देना चाहूँगा. मैं आपको जो भी लेक्चर्स दे रहा हूँ दोज आर 100% अमेंडेड फॉर जून 22 एंड दिसंबर 22. मेरा भी लाइव बैच चालू नहीं हुआ है बट मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो रिसेंटली जो लाइव बैच मैंने रिकॉर्ड किया है उसी के दे रहा हूँ एंड उसमें आपको पूरे अपडेट के साथ मिलेंगे. ओके सो आपको जून 22 के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं देखना है, ना डीटी का ना जीएसटी का. दिसंबर 22 के लिए आपको डेफिनेटली जीएसटी और कस्टम के अमेंडमेंट्स देखने ही पड़ेंगे क्योंकि वो अमेंडमेंट मेरे को आज पता नहीं है तो मैं आज उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, आपको इसमें 3 स्टडी मटेरियल मिलेंगे, डीटी का एक, कस्टम का एक और जीएसटी का एक, ये भी मैंने बता दिया. टेस्ट सीरीज जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा. गूगल मीट पे आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर साइड, you should make your action plan and try to finish your study at least 1 month या 1.5 month before the exam. So with this guys I'll close today's session. Thank you so much for joining for this session. Tomorrow हम मिलेंगे exactly same time 6 बजे. Thank you and bye bye. कल मिलते हैं अपन.